फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सीरीज आरसी सर्किट। और इन केस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट में एक रजिस्टर आर तथा कैपेसिटर सी सीरीज में कनेक्ट होते हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ा गया, जैसे कि आप चित्र एक में देख रहे हैं। मान लीजिए कि वोल्टेज वी इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के कारण सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रही है और ये करंट आर और सी से भी होकर के प्रभावित होगी, क्योंकि आर और सी किस में है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने के कारण दोनों से सेम करंट जो है फ्लो होगी। ठीक है, जब ये करंट रजिस्टर आर से होकर के जाएगी तो रजिस्टर आर के सिरों के बीच विभवांतर वी आर इज इक्वल टू आई, और जब सी से होकर के जाएगी तो कैपेसिटर सी के सिरों के बीच विभवांतर वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। ठीक, एक्स सी इज इक्वल टू है 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जैसे यहाँ रजिस्टर, तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। अगर हम बात कैपेसिटर की करेंगे तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज वी सी करंट आई से 90 डिग्री लैग करेगी। दैट मीन्स कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो इस केस में आर और सी के केस में वी आर और वी सी एक दूसरे परस्पर लंब होंगे। दैट मीन्स कि वी आर और वी सी के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, जैसे कि फेजर डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ चित्र आप देख रहे हैं, करंट यहाँ पे हमने रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि दोनों से सेम करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हमने करंट रेफरेंस लिया है। करंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर और आई सेम फेज में है। और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करती है, लैग करिए पश्चगामी होती है। ठीक है, या हम ये अगर यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस रखते, अगर करंट को देखते तो करंट हमारी 90 डिग्री लीड करती है, लेकिन यहाँ करंट सेम है तो इसलिए मैंने करंट को रेफरेंस रखा है। करंट के रेस्पेक्ट में अगर वोल्टेज को देखें कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है, यानी कि 90 डिग्री पश्चगामी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इन दोनों का अगर वी आर और वी सी का अगर रिजल्टेंट देखें तो वो होगा हमारे पास वी, ये वी आ गया रिजल्टेंट। दैट मीन्स कि वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज वी है वो करंट आई से 5 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, यानी कि वोल्टेज वी करंट आई से 5 एंगल पश्चगामी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज वी से 5 एंगल अग्रगामी है, दैट मीन्स कि लीड करिए। दोनों के रेस्पेक्ट में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज ट्रायंगल बनाना है तो ये वाला टर्म्स हमने यहाँ से ले लिया, वी आर वी और ये वी सी वाली। तो वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। वी ये हमारे पास वी वाली है, ये इसके एंगल, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस फाई है। अगर यहाँ से इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं वी का, तो यहाँ से वही पाइथागोरस से अगर चेक है तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर की वैल्यू आपको पता होती है, वी सी की वैल्यू पता है। इससे हम रिलेशन मेंटेन करेंगे तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। ठीक, तो वी इज इक्वल टू आई जेड, जहाँ जेड सर्किट का क्या है, इम्पीडेंस है, और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, इम्पीडेंस क्या होता है, ये किसी भी सर्किट में धारा के प्रभावित होने का विरोध करता है। इसे जेड से प्रदर्शित करता है। जेड इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है, यह आर तथा एक्सी दोनों के कारण बना हुआ है, तो इसलिए हम प्रतिरोध न कह करके क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे ओम में मापते हैं। ठीक है, एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 1/2 पाई एफ सी। एक्सी को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर फेजर डायग्राम 2 से देखें तो यहाँ पे, अगर यहाँ से हम फेजर डायग्राम 2 से देखें, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से 5 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है। मैंने आपको बताया भी था, ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, लीड कर रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 5 डिग्री लैग कर, यानी कि पश्चगामी है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर मान लो इनके बीच में फेज डिफरेंस से 5 था, इन दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस 5 है, अगर हमें tan phi निकालना हो तो tan phi क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये होगा लंब और ये होगा आधार, यानी कि वी सी लंब वी आर आधार। tan phi यही होता है, tan phi इक्वल लंब बटे आधार से, तो वी सी अपॉन आर, वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी अपॉन आई आर, आई साई इंटू एक्स सी अपॉन आर। कोस फाई क्या होता है, कोस फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण से आप यहाँ से जब चेक करोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, यानी कि वी आर अपॉन वी। वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी बराबर है आई जेड, तो ऐसा ही तो आर अपॉन जेड, ऐसे ऐसे साइन फाई हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर वोल्टेज ट्रायंगल की प्रत्येक, अगर हम वोल्टेज ट्रायंगल की प्रत्येक साइड को, यानी कि जो वोल्टेज ट्रायंगल है इसकी प्रत्येक साइड को करंट आई से डिवाइड कर दें तो हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल बन जाता है। और इंपीडेंस ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से आ जाता है, आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन आई, एक्स इज इक्वल टू वी सी अपॉन आई, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये बन गया हमारे पास क्या, इंपीडेंस ट्रायंगल। और यहाँ जेड और यहाँ इसके बीच में जो फेज डिफरेंस वो कितना है, 5 का है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने लगे, यानी कि एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर को निकाल गए जेड की टर्म में, तो क्योंकि यहाँ पे इसके और बीच 5 का फेज डिफरेंस है। अगर इसको देखें जेड को, अगर हम हॉरिजॉन्टल ले जाए, घटक करें हम इसके,
तो एक्स वाला घटेंगे, हॉरिजेंटल घटक जो होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा हमारे पास आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो जेड कोस फाई। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट में एक्स सी वाला, तो एक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जेड साइन फाई। ठीक, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जेड इज इक्वल टू होगा इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आर माइनस का जे एक्स सी। स्टूडेंट ये आर माइनस का जे एक्स सी इसलिए रखा है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो एक्स सी वाला जो कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण हमने इसे ये जेड इज इक्वल टू आर माइनस का जे एक्स सी लिखा है। फिर यही है रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो जेड इज इक्वल टू मोड जेड एंगल ऑफ माइनस का फाइव। एंगल ऑफ माइनस का फाइव इसलिए रखा है क्योंकि आप देख रहे होगे कि जो एंगल का फाई है वो ऐसा ना होकर के नीचे की तरफ को है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में फाई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यानी कि पोलर फॉर्म में जेड इज इक्वल टू मोड जेड एंगल ऑफ माइनस का फाइव। मोड जेड यानी कि अगर मोड जेड की कैलकुलेट करें तो मोड जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फाइव कैलकुलेट करो तो फाइव इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स माइनस का एक्स सी अपॉन आर, क्योंकि एंगल माइनस का फाइव है। और स्टूडेंट मैं ये बता दूं कि एक्स सी अपॉन आर इसलिए कैलकुलेट करा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स टर्म होता है, ये इस तरीके से होती हैं। ये होते हैं हमारे पास इमेजिनरी और ये होगा रियल कंपोनेंट, तो हम इन्हीं के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो इसके बीच में अगर रिलेशन हमें निकालना है इमेजिनरी और रियल कंपोनेंट के बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखो तो आप देख रहे ये वाला क्या है हमारे पास लंब और ये है आधार, और टेन फाइव क्या होता है लंब बटे आधार। अगर उससे देखो तो यानी कि टेन फाइव यानी कि माइनस का एक्स सी अपॉन माइनस का एक्स सी क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट में का नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यानी कि फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का एक्स सी अपॉन आर। अगर हम पावर की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास होती है पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी और क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की, तो रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज तो हमारे पास हुई है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट जो है वोल्टेज से 5 डिग्री क्या करती है लीड करती है, अग्रगामी करती है। यानी कि करंट वोल्टेज से 5 एंगल क्या है लीड कर रही है, अग्रगामी। तो अब ये वोल्टेज और करंट के मान जो हम इसमें रखें समीकरण में पी इज इक्वल टू वी आई में, तो पी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। वी एम आई एम बाहर कर लिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वी एम आई एम बाई टू, यहाँ से 2 से डिवाइड करते 2 से मल्टीप्लाई कर रहा ऊपर, तो हमारे पास ये रिलेशन हुआ। तो वी एम आई एम बाई टू, तो यहाँ से टू साइन ए साइन बी का ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका अगर हम फॉर्मूला सोल्व करते तो वो बनता है हमारे पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी से हम निकालते हैं, तो ये टर्म बनेगी वी एम आई एम बाई टू कोस माइनस फाइव माइनस का कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। कोस माइनस फाइव कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो दैट मीन्स कि वी एम आई एम बाई टू कोस फाइव माइनस का वी एम आई एम बाई टू कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। स्टूडेंट ये टर्म में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, इंडक्टिव के केस में कैपेसिटिव के केस में हम कैलकुलेट करा था ये वाली टर्म हमने, और जिसमें हमने देखा था कि पूरी साइकिल के लिए जो कोसाइन टर्म है इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी किसी भी पूरी साइकिल के लिए वो जीरो हो जाती है। यहाँ पे सेकंड टर्म मैंने कहा वी एम आई एम बाई टू कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव इज कोसाइन टर्म हुज एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इसका मान कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो हो जाता है, मैंने ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट करके दिखाया आप लोगों को। तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है सर्किट वो कर रहा है, पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो कर रहा है वी एम आई एम बाई टू कोस फाइव। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एम आई एम बाई टू कोस फाइव। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू कोस फाइव। ये होगी वी आर एम एस वैल्यू, ये होगी आई आर एम एस वैल्यू, ये कैपिटल लेटर से शो करते हैं, तो पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाइव। और स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूं कि इन केस ऑफ आर एल सर्किट या आर सी सर्किट में रजिस्टर जो हमारा कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है वो पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, केवल पावर जो कंज्यूम होती है केवल रजिस्टिव लोड के कारण होती है। जो रजिस्टिव है, जो रजिस्टेंस है, केवल वो पावर कंज्यूम करेगा। इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, इस बारे में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया है। ठीक है, तो यहाँ पावर हो जाएगी पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाइव, जो सर्किट क्या करेगा कंज्यूम करेगा। आज के लिए बस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।